क्या आपको वो दिन याद है जब आपको किसी भी योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी, या फिर अगर आप कोई सरकारी दफ्तर में जाते थे तो आपको फॉर्म जमा करने के बाद भी ये पता नहीं होता था कि आपका काम पूरा होने में कितना वक्त लगेगा। ये परेशानियां बीते दिनों की बात हो गई हैं। अब डिजिटल भारत ने इन समस्याओं को काफी हद तक कम कर दिया है। अब आपको इस बात की जानकारी रहती है कि अगर आपने किसी सरकारी दफ्तर में फॉर्म जमा कराया है तो प्रोग्रेस स्टेटस क्या है। डिजिटल युग ने कई चीजों को ट्रांसपेरेंट बना दिया है। अब आप घर बैठे भी जान सकते हैं कि आपके चुने हुए नेता आने वाले दिनों में किस कल्याणकारी योजना के लिए काम कर रहे हैं। आपके पास ये सारी जानकारी रहती है। बड़े स्तर पर बात करें तो डिजिटल युग में दूसरे देशों की प्रोग्रेस रिपोर्ट तक हमें दे दी गई है। अब हमें दूसरे लोगों की बातों के आधार पर राय बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास ऐसे कई रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनसे हम किसी भी मुद्दे को अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे बीते सालों में चीन कई मामलों में बहुत तेजी से उभरा है। चीन के बारे में आज हर भारतीय को पहले से ज्यादा जानकारी है। चीन और भारत से जुड़ी घटनाओं से ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा क्लियर होते जा रहे हैं। पॉलिसी मेकर्स और एनालिस्ट्स के लिए कई चुनौतियां तो बढ़ गई हैं, लेकिन डिजिटल युग ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत से विकल्प भी दिए हैं। इतने सालों में जिस तरह से भारत तेजी से विकास की रेस में दौड़ता नजर आ रहा है, उसे देखकर भारत की स्थिति विश्व की नजरों में मजबूत हुई है। अब भारत को सिर्फ डेवलपिंग देशों की कैटेगरी तक ही सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उससे उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देती हैं। जिस तरह चुनौतियों में ही किसी इंसान की मजबूती पता चलती है, उसी तरह महामारी, चीन से हुए कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान से चल रहे लगातार विवाद के बीच भारत की मजबूत स्थिति उभर कर सामने आई है। जैसे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने कहीं सभी को एक बार फिर से रूस की स्थिति और मजबूती को याद दिलाया है। रूस यूरोप की स्ट्रेटेजिक मोबिलाइजेशन यानी रणनीतिक लामबंदी के लिए जाना जाता है। इस वजह से आज के वक्त की जरूरतों और भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे डेवलप्ड देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना डेवलपिंग देशों के लिए बहुत जरूरी है। इस वजह से तुरंत फैसले लेने की बजाय बेहतर भविष्य के लिए सोच समझकर फैसले लेना आज के नए युग की मांग है। इसका एक उदाहरण है चीन से सीमा विवाद। कुछ सालों पहले चीन ने भारतीय जमीन पर चोरी छिपे अपना कब्जा जमा लिया था। इस गतिविधि को अनदेखा करने की बजाय भारत ने सोच समझकर चीन पर चौतरफा वार किया। जहां एक ओर सेना मुठभेड़ भी जारी रही, वहीं भारत ने चीन के साथ सभी व्यापारिक संबंध बंद कर दिए। यहां तक कि चीन की कई वेबसाइट्स भी भारत में बैन कर दी गई। हर तरह की राजनीतिक वार्ताओं को भी रोक दिया गया। इन सभी कदमों से चीन को इशारा मिला कि भारत ने चीन को शुरुआती इशारे दे दिए हैं। अगर चीन ने अपनी गतिविधियां बंद नहीं की तो भविष्य में इसके गंभीर नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं। – 2014 तक पूरी दुनिया की तरह भारत का झुकाव भी ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की तरफ बहुत ज्यादा था। सबसे पहले ब्रेक्सिट आया, जो यूरोपीय एक्सपेरिमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद पूरे विश्व में काफी बदलाव आया। दुनिया के कई देशों के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव काफी बदले हुए नजर आने लगे। इससे पता चलता है कि आप ऐसे नए युग में रह रहे हैं जहां पर आप ये नहीं कह सकते कि दूसरे देश में चुनाव होने से हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा। डिप्लोमेसी में पूरा विश्व एक परिवार की तरह होता है। एक देश के कुछ फैसलों का असर उससे जुड़े कई देशों पर पड़ता है। आप अगर बीते वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर एक नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत पर उसका क्या असर हुआ है। टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक नीतियों पर इसका क्या असर पड़ा है। यह भी तो ग्लोबलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है, जहां दूसरे देश के नेता के फैसले भी किसी दूसरे देश पर असर डालते हैं। इसी तरह कोविड महामारी का उदाहरण भी ले लीजिए। डिजिटल युग में चीन से आ रही महामारी की खबरों को भी दबाया नहीं जा सकता। पूरी दुनिया में यह खबर तेजी से फैल रही थी कि चीन में कोई जानलेवा महामारी फैल रही है, जिससे अनगिनत लोग रोजाना मर रहे हैं। इसके बाद चीन से होते हुए महामारी दुनिया भर में फैल गई। ऐसे में वैश्वीकरण की कम समझ रखने वाले लोग ये भी कह रहे थे कि चीन की किसी बीमारी से भारत को क्या खतरा हो सकता है। कुछ लोगों ने इसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका भी बताया, लेकिन समय ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वैश्वीकरण में सिर्फ चुने हुए मुद्दों या फायदों को ही नहीं लिया जा सकता, बल्कि इसके साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी रहती हैं। इस समस्या को एक चुनौती की तरह लेते हुए वैश्वीकरण का एक अच्छा पहलू भी देखने को मिला
कि सभी देशों ने एक दूसरे की जरूरतों को समझकर मदद का हाथ बढ़ाया। महामारी के दौरान भारत की मजबूत स्थिति भी दुनिया के सामने आई। भारत ने उन देशों तक की मदद की जिनसे संबंध उतने भी अच्छे नहीं थे, और इसे ही एक अच्छी डिप्लोमेसी कहा जाएगा। वहीं वैश्वीकरण की बात करें तो पिछले दिनों हमने इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ वैश्वीकरण को ही फ्यूचर डिप्लोमेसी का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, या फिर इस पर निर्भर नहीं रह सकते। आज विश्व राजनीति कई संघर्षों से गुजर रही है। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, व्यापार, सुरक्षा, प्राइवेसी और मूल्यों से जुड़े कई तरह के मुद्दे एक सुरक्षित भविष्य बनाने की दिशा में सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, जिनसे निपटना किसी भी देश की डिप्लोमेसी के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि किसी देश के साथ नजदीकी संबंध बाद में हमें बहुत बड़ी परेशानी में डाल देते हैं। इसके नतीजे बहुत ही गंभीर होते जाते हैं। ऐसे में यह देखना बेहद जरूरी है कि प्रेजेंट टाइम में अगर कुछ क्रिटिकल या कॉम्प्लेक्स कंडीशंस बन रही हैं, तो उसे आज ही खत्म कर दिया जाए, वरना इन समस्याओं को अनदेखा करने से भविष्य में कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। इन समस्याओं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक अलग ही मैकेनिज्म सामने आ सकती है, जिससे किसी देश के रोजगार, संस्कृति जैसे कई पहलुओं पर इसका असर पड़ सकता है। जैसे 1962 में चीन के साथ युद्ध होने से पहले भारत के संबंध इस देश के साथ बहुत अच्छे हुआ करते थे। विदेशी नीति के नाम पर उस वक्त कई ऐसी समस्याओं को अनदेखा करके खुशहाल माहौल रखने के भ्रम को बनाया गया, जो आगे जाकर युद्ध के रूप में सामने आया। युद्ध होने से इसका असर आम नागरिकों पर सबसे ज्यादा पड़ा। इसी तरह 21वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में हुई 9/11 की घटना ने कई मायनों में विश्व राजनीति पर काफी असर डाला। 9/11 अटैक की घटना ने अगले 2 दशकों तक पूरी दुनिया को कई गंभीर नतीजे दिखाए। इस घटना के बाद जल्द ही इराक का गैर जरूरी कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिला, जिसके बाद कई गंभीर नतीजे लगभग दुनिया के हर देश पर पड़े। खासतौर पर इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें तो करीब 1 दशक तक दुनिया एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझती रही। वहीं 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चीन ने एंट्री ली, जिसके बाद राजनीति और इकोनॉमिक फ्रंट पर काफी बदले हुए नतीजे देखने को मिले। इसके बाद पहले से ज्यादा चुनौतियां बढ़ गईं। अब ऐसे में बदलते समीकरणों को देखते हुए डिप्लोमेसी में बदलाव भी बेहद जरूरी है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि क्या आप अभी भी वैसे ही हैं जैसे 10 साल पहले हुआ करते थे, तो आप क्या जवाब देंगे? जाहिर सी बात है कि वक्त हम सभी को बदल देता है। 10 साल के लंबे वक्त में कई तरह की चुनौतियां आती हैं, जिनका सामना करते करते हम बदलते जाते हैं। इसी को इवॉल्व होना कहते हैं। इसी तरह किसी देश को भी समय के साथ बदलते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे ही देश एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर अमेरिका की बात करें तो गुजरे जमाने के अमेरिका और आज के अमेरिका में बहुत बदलाव दिखाई देता है। आज का अमेरिका वैसा नहीं है जैसे कल हुआ करता था। आप कुछ वक्त पहले की ही बात ले लीजिए। अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उनकी पॉलिसीज अलग थीं, जिस पर लोगों की अलग अलग राय थी। वहीं जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने तो ट्रंप की कई पुरानी पॉलिसीज पर बात होने लगी। कई एनालिस्ट फिर से पुरानी पॉलिसीज को एनालाइज करने लगे। ध्यान से देखेंगे तो अच्छी तरह से इस बात को समझा जा सकता है कि हम 2008 के बाद से बढ़ती यूएस पावर प्रोजेक्शन को देख चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि पहले की तुलना में आज का अमेरिका काफी अलग है। आज अमेरिका किसी ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रहता, बल्कि रियलिज्म में रहने वाला देश बन चुका है। ये भी देखा गया है कि ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए अमेरिका की रणनीति में काफी बदलाव आया है। आज के वक्त में एक उभरता हुआ देश एक खतरा नहीं बल्कि एक अवसर भी है, क्योंकि मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड में काफी कुछ बदल गया है। अमेरिका ने खुद को रीइन्वेंट किया है। इसका मतलब यह है कि आज के बदलते वक्त में नई तरह की डिप्लोमेसी की जरूरत का सवाल भी हम सभी के सामने खड़ा हुआ है। कंटेम्पररी पार्टनरशिप्स में आज के वक्त के हिसाब से कई मुद्दों को शामिल किए जाने की जरूरत काफी बढ़ी है। आज के वक्त में दुनिया ने चीन का उभरता हुआ स्वरूप भी देखा। भारत के लिए इस स्थिति से निपटने के लिए एक अलग डिप्लोमेसी है, लेकिन जब हम विश्व स्तर पर इस घटना को देखते हैं तो किसी भी देश का उदय होना एक अलग तरह की घटना होती है। ये वैचारिक और सांस्कृतिक रूप से एक अलग प्रकार की राजनीति है। जैसे 1945 के बाद यूएसएसआर का उदय हुआ था। इसके बाद से इतने घटनाक्रम हुए जिन्होंने पूरे विश्व पर असर डाला। हम जब बदलाव की बात कर रहे हैं तो कोविड महामारी के बाद भी विश्व राजनीति काफी बदल चुकी है। अगर आप 2 विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति का विश्लेषण करते हैं तो अब समय की मांग है कि आप इसमें एक और वक्त यानी कोरोना काल को भी जोड़ लीजिए।
क्योंकि इस मुश्किल वक्त ने विश्व राजनीति पर भी काफी गहरा असर डाला है। महामारी से पहले की बात करें तो दुनिया में इतनी समानताएं देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन कोविड महामारी ने सभी देशों के रोजमर्रा के काम या मॉडल को एक जैसा बना दिया। इससे पहले दुनिया इतनी ज्यादा जुड़ी हुई नहीं थी। आपने अगर स्पेनिश फ्लू के बारे में पढ़ा या सुना होगा तो आपको लगता होगा कि स्पेनिश फ्लू के दौरान भी दुनिया में इतनी ही समानताएं देखने को मिली होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेनिश फ्लू और कोविड दोनों ही महामारियों में ग्लोबल सोसाइटी के एवोल्यूशन का डिफरेंस है। कोविड ने देशों को जोड़ना सिखाया, लेकिन फिर भी इनके असर को इनसे होने वाली समस्याओं या समाधानों से ही जज नहीं किया जा सकता। यह हमारी मानसिकता पर भी निर्भर करता है। स्पेनिश फ्लू के समय ग्लोबलाइजेशन की चुनौती नहीं थी, जबकि कोविड ने ग्लोबलाइजेशन को चैलेंज किया। पिछले 3 दशकों तक ग्लोबलाइजेशन सिर्फ कुछ मुद्दों तक ही सीमित होकर रह गया था, लेकिन इस वक्त ने ग्लोबलाइजेशन के और भी नए पहलुओं को सबके सामने रखा। सबसे खास बात यह है कि वैक्सीन की जरूरत ने कई नए देशों के प्रति अवेयरनेस बढ़ाई कि कौन से देश भविष्य में किसी नायक की तरह उभर सकते हैं और कौन से देश वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है की आदर्श धारणा को मानते हैं। आपने 15 से 20 साल पहले की बनी हॉलीवुड या फिर दूसरी किसी और विदेशी फिल्मों में देखा होगा कि वहां पर जब भी किसी एशियन कैरेक्टर की बात होती थी तो चीन या जापान को ही पूरा एशिया समझा जाता था, जबकि भारत या आसपास के पड़ोसी देशों के कैरेक्टर को इतना महत्व नहीं दिया जाता था और न ही ये कैरेक्टर्स असल देश को रिप्रेजेंट कर पाते थे। इनकी रिजेम्बलेंस भी काफी अलग होती थी, लेकिन बीते सालों में इस माइंडसेट में बहुत बदलाव आया है। अब विश्व स्तर पर भारत को जानने और समझने की क्यूरियोसिटी बढ़ी है। भारत ने कई प्रोजेक्ट्स, खासकर स्पेस प्रोजेक्ट से पूरे विश्व को चौंका दिया है। अब भारत की क्षमताओं को लेकर लोगों के संदेह काफी तेजी से खत्म हो रहे हैं। दशकों पहले भारत के लिए जो स्टीरियोटाइप्स सेट कर दिए गए थे, अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं। कल्चरल एस्पेक्ट्स में अब दुनिया डाइवर्स इंडिया की रियलिटी को समझने लगी है। अब वो वक्त चला गया जब भारत को सिर्फ किसान और किसानी से ही जोड़कर देखा जाता था। आज भारत हर एक क्षेत्र में अपना नाम कमा रहा है। आज लोग भारत के स्पेस मिशन की भी बात कर रहे हैं। साथ ही कई इंटरनेशनल इवेंट्स भी भारत में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। बहुत साल पहले विश्व राजनीति पर सिर्फ कुछ देशों का कब्जा हुआ करता था। इन्हें ही महाशक्ति कहा जाता था, लेकिन आज के वक्त में हमें किसी देश के महाशक्ति बनने से ज्यादा और भी रणनीतियों और विशेषताओं की जरूरत है। आज के वक्त में बढ़ती ताकतें एक दूसरे पर दबाव डाल रही हैं। इनमें से कुछ अपने इतिहास के अनुभवों की वजह से खुले माइंडसेट से आगे नहीं बढ़ पा रही, बल्कि वो कंपटीशन में जीतने को ही अपनी डिप्लोमैटिक पावर मानती हैं। विश्व राजनीति में 2 तरह की पावर्स देखने को मिलती हैं। एक इमर्जिंग पावर यानी तेजी से उभरते देश, और एस्टैब्लिश्ड पावर वो देश जो महाशक्ति माने जाते हैं। इन दोनों ही तरह के देशों के बीच हमेशा आगे निकलने की होड़ मची रहती है। पावर के इस खेल को समझने के लिए रामायण में 2 ऋषियों की कहानी बहुत ही पॉपुलर है। विश्वामित्र ऋषि को पहले राजा कौशिक के नाम से जाना जाता था। एक दिन राजा कौशिक अपनी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए। महर्षि वशिष्ठ ने कौशिक राजा की बहुत आवभगत की। राजा ने देखा कि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में मनोकामना पूरी करने वाली गाय है, तो राजा कौशिक के मन में गाय को पाने की इच्छा हुई। गाय को पाने के लिए राजा कौशिक और महर्षि वशिष्ठ के बीच विवाद बढ़ता गया। इसके बढ़ते विवाद में कौशिक राजा की सेना और पुत्रों का भी विनाश हो गया। लेकिन राजा कौशिक किसी भी तरह से वशिष्ठ को हराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई बार तपस्या की और कई देवताओं से वरदान भी प्राप्त किए। इसके बाद उन्हें राज ऋषि और फिर ब्रह्म ऋषि की पदवी भी मिल गई। लेकिन राजा कौशिक को तब भी शांति नहीं मिली। वो अपनी शक्ति की सराहना अपने शत्रु महर्षि वशिष्ठ से चाहते थे। विश्व राजनीति भी ऐसी ही है, जहां 2 देश एक दूसरे को चौंकाने और सराहना पाने के लिए कई मुद्दों पर एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में लगे हुए हैं। आज के वक्त में कई उभरते हुए देश इस कहानी के 2 किरदारों के अनुसार बर्ताव कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ऐसी शक्तियों या देशों का क्या भविष्य होता है।